आई थिंक सारे आ गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते, धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। Yes, बिल्कुल। हेलो हेलो एवरीवन। मैं सी उत्तम मोदी सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। आप लोग अब चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हैं और नई जर्नी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। तो जब हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। प्रॉब्लम ये रहती है कि अब हम प्रैक्टिस करें या जॉब करें, जॉब करें तो कहाँ पर जॉब करें, जॉब करें तो कहाँ पर जॉब करें के साथ साथ मेरे सीवी कहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा, मेरी सीवी में क्या प्रॉब्लम है, मैं कैंपस में बैठूं या ऑफ कैंपस जाऊं, कैंपस में बैठता हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कैंपस में बैठता हूँ तो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। कैंपस के फॉर्म में ऑल दो फॉर्म आप सब लोगों ने भर दिए हैं कैंपस के, मगर उसमें भी कई लोगों ने, जैसे वहां पर एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा जाता है, तो वहां पर कई लोग मतलब बहुत हायर पैकेज भर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जिनकी कंपनी का मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पैकेज भरा वहां पर एक्सपेक्टेड 15 लाख और कंपनी का बजट था 10 लाख, तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं उसके बाद भी वहां से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपका पैकेज कंपनी मीट नहीं कर पा रही। तो ये इशू भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइडेंस की। तो गाइड कौन करे। तो देखा गया है कि नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस मैटर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस सब का सोल्यूशन लेके मैं सी सामने हाजिर हूँ। और हमने रिक्वेस्ट करी सी अभिषेक जैन जी को, जो कि अभी हमारे साथ है, रिनोट स्पीकर है, धीरज शर्मा जी को, डॉक्टर धीरज शर्मा जी, इनको रिक्वेस्ट करी, सी अदीप जैन जी, इनको रिक्वेस्ट करी कि आप आएं और हमारे साथ जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको गाइड करें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और सबसे पहले अपने स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सी अभिषेक जैन जी हमारे साथ में। सी अभिषेक जैन जी की अगर मैं बात करूँ तो सी अभिषेक जैन जी 700 से ऊपर सेशंस ले चुके हैं। जीएमसीएस ओपी सी अभिषेक जैन जी लेते रहे हैं। बच्चों को गाइड करना, अगर मैं बोलूँ 1500 से ज्यादा बच्चों को अभिषेक जैन जी गाइड कर चुके हैं। अब तक 1500 से ज्यादा बच्चे जो हैं सी अभिषेक जैन जी की मेंटोरशिप में मैं बोलूँ तो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और सी अभिषेक जैन जी टैक्स के रिनोट स्पीकर हैं। कुछ पीएसयूज हैं, पीएसयूज के भी अभिषेक जैन जी जो है वो सेंट्रल ऑडिटर हैं। उसके अलावा कुछ बड़ी कंपनीज के भी सेंट्रल ऑडिटर है। इंस्टीट्यूट जो अपना सीए इंस्टीट्यूट है उसके प्लेटफॉर्म पर भी सी अभिषेक जैन जी अपना नॉलेज शेयर करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बोलूँ तो सी अभिषेक जैन जी ने 500 से ऊपर सेशंस लिए, मेंबर्स के साथ कंटिन्यू टच में रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यू टच में रहते हैं और वेरी डाउन टू अर्थ स्पीकर हैं, जो कि आपकी हर क्वेरी को, मैं बोलूँ हर बच्चे की हर क्वेरी को सॉर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ अभिषेक जी का। अभिषेक जी वेलकम। थैंक यू उत्तम जी। और अब हमारे साथ में सेकंड स्पीकर है हमारे सीए डॉक्टर धीरज शर्मा जी। सीए डॉक्टर धीरज शर्मा जी का अगर मैं बोलूँ तो पिक्चर आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। काफी यंग मैं बोलूँ तो यंग चार्टेड अकाउंटेंट, और यंग चार्टेड अकाउंटेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाले हैं सीए डॉक्टर धीरज शर्मा जी। सीए डॉक्टर धीरज शर्मा जी के पास बिग फोर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा धीरज शर्मा जी नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सीए धीरज शर्मा जी जो हैं, अगर मैं बोलूँ तो नए चार्टेड अकाउंटेंट्स को छोटे भाई की तरह मेंटरशिप देते हैं और इन्होंने भी कहीं ना कहीं 1000 से ऊपर चार्टेड अकाउंटेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करी है। और धीरज शर्मा जी आज भी लगे हुए हैं प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर मैं बोलूँ धीरज शर्मा जी के पास में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए या उनको कैसे फेस किया जाए। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कैंपस कैंपस के अलावा जॉब्स में इंटरव्यू में क्या क्या दिक्कत आने वाली है, वो सारी चीजें धीरज शर्मा जी आज आपको गाइड करेंगे। तो वेलकम धीरज जी। Thank you, thanks a lot, Sri Uttam Modi ji. My हमारा warm सौभाग्य है कि आप हमारे साथ है धीरज जी। thank you, sir. Thank you so much. And my और warm greetings to Sri Abhishek Jain ji, a person who can be considered as a role model for young chartered accountant. The person who put in all his best possible efforts to ensure that how one can help the youth be in terms of in preparation of their examination, or it may be in terms of planning for their career, be in terms for grooming their qualities. It may be soft skills, it may be technical skills. So in every manner he is helping everybody. Even I myself got benefited from his support, his help, his guidance. I pay my warm regards to him.
I also pay my warm regards to say Adip Veer Jain ji, a very senior chartered accountant, and I must say senior in terms of experience and young in terms of his heart, or we can say the affection and love he's showering on us. And he has a legacy of 97 years in the accounting profession. His forefathers have started the accounting practices, and now he is continuing a very senior chartered accountant. He is also associated with several organizations, and where he's contributing to the society as well. So I must say that both of the gems of our profession and both of the person in terms of good heart as well. And the social workers, see Adip Veer Jain sir and see Abhishek Jain sir is here. So I feel their patronage in this session. And my warm greetings to all the participants who joined in this session. And though we have planned this session to interact with you, to answer your queries, and by default, to answer some common queries, common questions, which are generally asked by the young chartered accountants, or we can say the young fellows in the starting of their career. Also, the recording of this session, it will be made available for public, so that the person who couldn't join today in this live session, they can also get the benefit from this. I was interested with the responsibility to cover a few things. The first thing that is supposed to be covered by me in this session is your career opportunities. What kind of different opportunities are available to you and how you can grab that. And another part, if you are looking for a corporate job, so in that case, how to draft your resume. So two things I'm going to cover in next 20-25 minutes. Then thereafter, Abhishek sir will cover another part. And at the end, we will take some question answers. So it will be a compact session. I request everybody, please be engaged and ask a maximum number of questions. Because whenever you ask any question, we also learn something. While answering your question, we feel that sometimes we got to know something new. So that will be a learning opportunity for us as well. Let us start with career opportunities. So first of all, what kind of career opportunities do you think? अब साहब सीए बन गए हैं या इनिशियल फेज पर हमें अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज है क्या? In general, there are two kind of opportunities which everybody discuss. अच्छी नौकरी मिल जाए, गुड जॉब मिल जाए, और वी कैन एस्टेब्लिश आवर ओन प्रैक्टिस, और वी कैन ज्वाइन सम एस्टेब्लिश्ड फर्म जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनके फादर इन लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड इन प्रैक्टिस हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी होता है प्रैक्टिस में उतरना. बट क्या फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता? Abhishek Jain sir is an example. I myself, first generation chartered accountant in practice, I must say. So, क्या आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं या सिर्फ जॉब का ही ऑप्शन आपके लिए बचता है? एंड इज देयर एनी अदर अपॉर्चुनिटी अदर देन जॉब और प्रैक्टिस? जस्ट थिंक फॉर 30-40 सेकेंड्स इन योर माइंड कि क्या हमारे सामने कोई और अपॉर्चुनिटी होती है. बस इफ आई सेग्रीगेट द जॉब, it may be the job of any MNC, it may be the job of corporate, it may be the job of Big Four, it may be the job of any CA firm, or it may be the job of government service. You can apply in the PSU as well. You can go for any state PCS exam or UPSC exam or SSC exam as well. And you can opt for a career in academics as well. आपकी रिसर्च की आपका कीन है, आपका इंटरेस्ट है, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो इन मोस्ट ऑफ द IIM and IITs, or I must say in all the IIM and IIT where there is a department about financial studies. Some IITs are also offering a MBA and IIM is offering a PGDBM. You will find chartered accountants as a professor or associate professor or assistant professor. Even in some of the universities, you will find a chartered accountant as a registrar in the university. Even you will find some vice chancellors of government as well as private universities or deemed universities. They are chartered accountants and they are doing amazing. So if you have interest in the teaching as well, if you have interest in the research, Dr. Girish Ahuja sir, a great tax practitioner, but ex-professor in SRCC, he is a chartered accountant. And there are many such people जो एकेडमिक्स के अंदर भी जिन्होंने अपने लिए एक अच्छी इमेज बनाई है. यू कैन चूज फॉर दैट. हम एक सेपरेट सेशन उसके लिए रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. बट एक ऑप्शन आपके लिए आता है. सेकंड ऑप्शन अगर मैं बात करूं अदर देन जॉब एंड प्रैक्टिस के अलावा ही,
academics. Then next, if you have interest in the IT, आपका mindset है software development में, साहब you are not a person who is supposed to do the coding. You don't have deep knowledge about the coding. In any company, when the ERP is implemented, it is must that a person from the finance background, he will be the part of that ERP implementation team. In fact, today morning I was in a board meeting, and that is a listed entity, and the company is falling under that top 100 companies as per market capitalization. The company is implementing SAP now. Earlier it was working on Tele, and in the SAP implementation team, besides from the chartered accountants from the company, even from the IT company which is implementing SAP there, they also have chartered accountants in their team. बॉस इंजीनियर ये कोडिंग कर देगा कि ये इनपुट हो और ये आउटपुट हो, ऐसे आ जाएगा, बट आउटपुट चाहिए क्या, कौन सी जीएसटी की रेट उस पर होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन की रेट क्या होनी चाहिए, किस चीज को कैपिटलाइज करूंगा, किसको एक्सपेंस ऑफ करूंगा, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है, आईटीजीसी क्या है, ये सब कुछ बताएगा कौन, ईएलसी पीएलसी को एसएपी में इंप्लीमेंट कौन कराएगा, हम द लोग पर्सन इज चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट. So if you have interest in this, I know a number of chartered accountants who are working with the IT companies, and even in their IT department, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसडीएलसी जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उस एसडीएलसी टीम का पार्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आप डिसा क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, सीसा क्वालिफिकेशन ले सकते हैं. इवन दो बड़ा रेयर केस है, अगर आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, आई हैव सीन सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने एमएससी आईटी किया है सीए के बाद. सो इन दोज केसेस आप आईटी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उस करियर ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. अदर देन दिस, और क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है, आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है. आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है. मैं हॉबी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज की यहाँ बात नहीं करूंगा, बिकॉज सेशन बड़ा छोटा, मैं नहीं कहूंगा आप सिंगर बने या स्पोर्ट्स पर्सन बने, वो सारी हॉबी बेस्ड. बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की क्वालिटीज के साथ, इस क्वालिफिकेशन के साथ, इस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है. वन मोर थिंग, in many of the companies people hire chartered accountants or they depute some chartered accountants just to ensure that they are following the policies. Their policy drafting team जो डिफाइन करती है कंपनी में कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, वो पॉलिसीज इंटरनल कंट्रोल से कैसे कनेक्टेड है. लाइक इन एनी कंपनी यू विल सी विसल ब्लोअर पॉलिसी. विसल ब्लोअर पॉलिसी कहती है कि कहीं भी आपको कुछ भी फ्रॉडलेंट थिंग दिखती है, कुछ भी ऐसा दिखता है, उसके लिए आप रिपोर्ट करें. बट सर फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता है. फ्रॉड की रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंपनी लॉ के सेक्शंस हैं, वो सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेटर नॉलेज है. सो इन द प्रिपरेशन ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी एज वेल, कंपनीज प्रीफर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी देयर इन देयर एडवाइजरी बोर्ड. अभी आप फ्रेशर है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, देन यू कैन एक्सप्लोर some opportunities as an independent director as well in PSUs, in listed companies, and the companies where banks or any state or central government have their significant interest. आपके पास वो ऑप्शंस भी आते हैं, बट फ्रेशर तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा. बट यस, आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी जा सकते हैं, डिफरेंट एएलसी एंड पीएलसी कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन भी आप जा सकते हैं. बिसाइड दिस व्हाट यू कैन डू, you have some career options for offshore work, outsourcing work out of India. In certain countries, there are many chartered accountants and CPAs. They are just catering the work from there. आप यूएस में एक बर्गर खाइए और उसकी अकाउंटिंग आपको पता लगेगा बेंगलोर में हो रही है. रियल टाइम अकाउंटिंग एक टीम बैठी हुई है बेंगलोर के अंदर और यहाँ अकाउंटिंग हो रही है. आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई एक्सपेंस कीजिए, उसकी अकाउंटिंग है वो आपको अहमदाबाद या बॉम्बे या बेंगलोर की किसी केपीओ के पास में मिल जाएगी. आप you can explore that opportunity as well. Even in your practice, somebody ask कि practice में तो धीरज भाई there are limited options. In your practice you can cater that niche. आप इसको भी अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. Although हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए you need some connections, you need some extra skills, you need some networking, all these things. आपको उसके लिए रेडी तो होना ही पड़ेगा. You must be prepared for that thing. So आपको वो क्वालिटीज, वो वर्च्यूज इनकलकेट करने होंगे आपके अंदर, बट यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन एज वेल. नाउ कमिंग ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल प्रैक्टिस?
Income tax, GST, accounting, tax audit. Sir, in the practice, you can explore special audits. आप forensics की qualification लीजिए. You can explore forensic audits. You can explore fraud detection activities. You can explore management audit, proprietary audit. You can explore those opportunities as well. You may start your IPO consultancy work as well. Like it's a booming market for IPOs. Indian market, FIIs or QIBs or the anchor investors, everybody is very much interested in Indian share market. यहाँ के कैपिटल मार्केट में आज जो बूम आ रहा है, you can explore that opportunity as well. You can explore sustainability audit. You can explore the opportunities in the system audits. BRSR एक certification होता है, and there are certain number of companies, 1,000 companies, which comes under the purview of filing of BRSR, but still there are more than 1,000 companies which are not falling under this mandatory requirement. Still, they are filing their ESG reporting, environment, social and governance reporting. I know many of the startups, they have obtained the funds from the some fund houses outside India, and fund houses की requirement है कि साहब आपकी integrated reporting होनी चाहिए, and integrated reporting is financial reporting plus ESG reporting. So that is also a career opportunity for you. आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस के साथ साथ. आई डोंट से कि साहब इंतजार करें, रूटीन प्रैक्टिस के साथ. यू कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन द CSR एज वेल. कंपनीज में CSR पॉलिसी बनती है, देन उसके बाद CSR इम्प्लीमेंटेशन होता है. इधर कंपनी itself do undertake all those activities, or they give the amount to some agency, that can be any NGO, Section 8 company or something. वो प्रॉपरली उस CSR अमाउंट को स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हीं पर्पज के लिए स्पेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी भी एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना एंड वो प्रेजेंट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड NGO की तरफ से DPR बनाना. In all those areas also, many of the chartered accountants are exploring good opportunities. Even earlier it was considered कि साहब ये तो company secretaries का work है. This is a myth. CS, they are good in terms of regulation, they are good in terms of compliance, but when it's all about input giving, when it's all about value addition, so being a chartered accountant, you are also equivalent to company secretary. We can't say कि आप CS नहीं है तो CSR का work नहीं कर सकते हैं. You both can provide your inputs. You both can be consultant there. In your traditional practice, you can explore some internal control related activities and many more things. बहुत बड़ा सेशन हम इसके ऊपर वन बाय वन ले सकते हैं, बट यू हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिन पे मैंने थोड़ा ब्रीफ टच ऑन करने की कोशिश की. मैं टाइम का मैं नेक्स्ट मैं जंप करना चाहूंगा CV ड्राफ्टिंग के ऊपर. CV ड्राफ्टिंग, आपका रेज्यूमे ड्राफ्टिंग, आपका जिसे आप बायोडाटा बोल देते हैं, प्रोफाइल बोल देते हैं, जो भी XYZ आप अपने हैबिट के अनुसार नाम ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं बीइंग पार्ट ऑफ सम इंटरव्यू पैनल्स, कुछ लोगों को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट होते हुए देखा है, एंड कुछ लोगों को सिर्फ रिजेक्ट किया भी है कि उनकी CV में जो कुछ था वो ऑनलाइन कॉपी पेस्ट किया हुआ. पहली मिस्टेक जो हम हमारी CV में करते हैं, दैट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव. 90% केसेस में कॉपी पेस्ट होता है, गूगल से लेते हैं, बढ़िया से लिखते हैं आई वुड लाइक टू ज्वाइन इन ए चैलेंजिंग रोल. सर किस बात का चैलेंज? जीवन में बहुत सारे चैलेंज पहले से ही हैं, अब आपको रोल भी चैलेंजिंग ही चाहिए. ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वो देखते ही हमें पता चल जाता है, या रिक्रूटर को पता चल जाता है, HR को पता चल जाता है, इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, ये कॉपी पेस्ट वाला है. कोई अपने जीवन में और चैलेंज नहीं चाहिए. CA बन गए, एग्जाम दे ली, मैं नवंबर के फेयर से निकल करके आ गए, इससे बड़ा चैलेंज और कुछ नहीं है. सो प्लीज डोंट यूज सच फैंसी वर्ड्स. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये वो कॉपी पेस्ट वाली चीज है. एंड इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो जनरली एक क्वेश्चन CV हमारे हाथ में होता है, ये पूछते हैं व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव. अब वो असली चीज बोल रहे होते हैं कि मेरा लक्ष्य जीवन में क्या है करियर को लेकर के, बट CV में तो कुछ और लिखा हुआ है. सर वो तो देख के लिख दिया है. कॉपी पेस्ट तो करते हैं शख्स ज्यादातर. अपनी CV सीरियसली नहीं बना सकता है, वो कंपनी में आने के बाद, जॉब में आने के बाद रिपोर्टिंग इतना सीरियसली नहीं करेगा. वो अपने खुद के सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट जिसमें वो डिक्लेयर कर रहा है आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस CV और resume इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो डिक्लेरेशन दे रहा है, उसमें अगर वो नॉन सीरियस होकर के अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन सही से नहीं कर पा रहा है,
तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं कर पाएगा, पहला नेगेटिव इंप्रेशन आपका वहीं चला जाता है। ये कंटेंट को लेकर के बात कर रहा हूँ। सेकंड, हमारे सीवी में हमने बहुत अच्छी चीज लिखी, यू आर फ्रेश है तो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिखेंगे, आप आर्टिकलशिप के बारे में लिखेंगे। मैंने बैंक ऑडिट करी है, मैंने बैंक ऑडिट पे यहाँ गया हूँ, बैंक ऑडिट पे ये किया है। और आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट के अंदर एफटी एंड डिपार्टमेंट में या ट्रेजरी फंक्शन में, या वहां पर आप एआर एपी टैक्सेशन उस डिपार्टमेंट में। भले ही आपने ऐसी फर्म से आर्टिकलशिप की है जहां बैंक ऑडिट ही की होगी आपने मैक्सिमम, लेकिन अब आपकी सीवी में हाईलाइट की गई बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता है। बिकॉज जिस कॉर्पोरेट में आप जा रहे हैं, जिस एमएनसी में जा रहे हैं, वो ये जानना चाहता है कि जिस डिपार्टमेंट में मैं आपको हायर कर रहा हूं उसका नॉलेज आपको कितना है। दैट मीन्स आपका एक्सपीरियंस है, पहले अलग पेपर पे लिख लो। आपकी सीवी एक बनाना जरूरी नहीं है, अलग पेपर पे लिख लिया। जिस कंपनी में, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस में कौन सी चीज है उनको हाईलाइट कीजिए। आप बिग फोर में ऑडिट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आप बैंक ऑडिट हाईलाइट कर रहे हैं वहां भी, या आपने जीएसटी हाईलाइट कर रहे हैं, आपने ऑडिट के अंदर क्या किया है, कंट्रोल्स में क्या किया है, उसको ज्यादा हाईलाइट कीजिए। इट में भी इंटरनल ऑडिट और इट में भी एक्सटर्नल ऑडिट, इट में भी एनी अदर काइंड ऑफ ऑडिट, बट उसको हाईलाइट कीजिए। आप टैक्सेशन में जा रहे हैं किसी कंपनी में, तब ऑडिट से ज्यादा हाईलाइट ये कीजिए टैक्सेशन में आपने क्या किया है। मीन्स आउट ऑफ योर complete experience, try to highlight the things which are related to the new job responsibilities in the company, in the organization where you are applying, उसको ज्यादा हाईलाइट कीजिए, बाकी चीजों को और लिख लीजिए। वन मोर थिंग इन योर सीवी जो हम कंटेंट में लेकर के गलती कर देते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम लिखते हैं, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड मत लिखिए। मुझे क्यों बताना है मेरी क्या मजबूती है, क्या वीकनेस है? मुझे मालूम है स्ट्रेंथ गूगल से कॉपी करके लिख रहे हो, और वीकनेस आपको किसी ने रटा दिया है कहीं किसी जीएमसीएस में या किसी सेशन के अंदर, कि जो आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के रूप में दिख सके ऐसा कोई डायलॉग चिपका देना। वो एचआर वाला बैठा है, सास भी कभी बहू थी, उसे सब मालूम है कि आप कहाँ से रट करके क्या लिख रहे हैं वीकनेस। और ये मैं काम में इतना खो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है। ऐसे लोग नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क वाले लोग चाहिए, इतने खोने वाले लोग नहीं चाहिए उनको, डेडलाइन मीट करने वाले लोग चाहिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका वो एक ऐसा एरिया है जो जब तक नहीं पूछा जाए कभी भी आपको ना लिखना है ना बोलना है। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ और ना अपनी ताकत किसी को बताओ। अब पूछ लिया जाए आपसे कभी कि आपकी वीकनेस बताइए, किसी फॉर्म में पूछ लिया जाए स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, आप टीम वर्कर अच्छे हो सकते हैं, आपकी जिस जॉब के लिए ले रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज का जो डोमेन है उसका नॉलेज आपको अच्छा हो सकता है, आप स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, प्रेशर मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है आपकी प्रैक्टिस में। वीकनेस में मैंने कई बार देखा है, मैंने गर्ल्स ऐसी होती है, मैं मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। अरे बहन जी, आप ऐसा, आपको श्योर क्यों हो कि आप ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी फैमिली के बारे में बोला जाएगा? इस तरीके की कोई वीकनेस नहीं लिखनी, ना कोई ज्यादा स्मार्ट वर्क जो एक्चुअल वीकनेस है और उससे आपके वर्क पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जो एक्चुअल है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोर हैं, मालूम है मैं अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा, मालूम है मैं एजिटेट हो जाता हूँ, मालूम है मैं इंटरव्यू में झिझक जाता हूँ। आप वही वीकनेस लिखिए जिसे ऑटोमेटिकली वो आदमी पहचानने वाला है, नई चीज बताने की जरूरत नहीं है, जो बाई डिफॉल्ट उसको आपसे बात करते टाइम पता लग जाएगा, अपने आप ही नोट कर लेगा कि ये कमजोरी है आपकी। ऐसी चीज लिखिए, नहीं ना बतानी पड़े, बट कब? जब स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट की अगर बात करूं सीवी में, जो आप रंग बिरंगे फॉन्ट यूज करते हैं, आई हैव रिजेक्टेड सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवन बिफोर इंटरव्यू ओनली बेस्ड ऑन दियर सीवी। भले वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, लेकिन सीवी के अंदर उन्होंने कहीं टाइम्स न्यू रोमन यूज किया हुआ है, कहीं कैलिब्री यूज किया हुआ है, कहीं वर्दाना यूज किया हुआ है, कहीं लीलावादे फॉन्ट यूज किया हुआ है। उस डिफरेंट फॉन्ट की वजह से जो शख्स एक या दो पेज के सीवी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, एक सिमेट्री मेंटेन नहीं कर सकता, वो कंपनी में आने के बाद जब एमआईएस बनाएगा, वो वहां आने के बाद कोई रिपोर्टिंग करेगा, उसमें क्या क्वालिटी मेंटेन कर लेगा, क्या सिमेट्री मेंटेन कर लेगा? ही डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। इस वजह से मैंने रिजेक्ट होते हुए देखे हैं लोगों को कि आपने सीवी में दो अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज कर लिए, एक पैरा किस में आ गया, दूसरा पैरा किस फॉन्ट के अंदर आ गया। अलग अलग फॉन्ट साइज, आपकी हेडिंग का फॉन्ट सब में सेम होना चाहिए, सारी हेडिंग में उसकी साइज सभी हेडिंग में सेम होनी चाहिए। आपके टेक्स्ट का फॉन्ट और उसकी साइज सारे टेक्स्ट में सेम होनी चाहिए। हेडिंग और टेक्स्ट का फॉन्ट अलग हो सकता है,
साइज अलग हो सकती है, लेकिन ऑल हेडिंग शुड बी इन द सिमेट्री, ऑल द बॉडी पार्ट शुड बी इन द सिमेट्री। ये क्लियरली लिख लें। कुछ लोगों को, मैंने खुद ने अच्छे लोगों को इस वजह से रिजेक्ट किया कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन के अंदर आईसीआई सही से नहीं लिखा। साहब आपने आईसीआई से पढ़ाई की है, एंड जब इंस्टीट्यूशन की बात आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, बाय डिफॉल्ट सबको मालूम है कि आईसीआई से किया है, फिर भी आपने लिख दिया। सही नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और आपने वहां लिख रखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट जयपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट गुड़गांव, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। आपकी सीवी रिजेक्ट हो गई। जिस शख्स को यह नहीं मालूम है कि आईसीआई अपने आप में एक पार्लियामेंट के रूल के अंडर सेटअप एक बॉडी है, ये सारी उसकी ब्रांचेज है जो आपको डिग्री नहीं दे सकती है, और आप ये लिख रहे हैं कि मैंने सी इंस्टीट्यूट जयपुर से किया बिकॉज आपने कोचिंग किसी जयपुर के इंस्टीट्यूट से ले लिया होगा या आप जयपुर रहे होंगे, इस वजह से आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे नॉलेज पे? सर इससे आपकी सीरियसनेस पे फर्क पड़ता है, नॉलेज पे नहीं फर्क पड़ता। बट आप कितने सीरियस हैं अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर के, बारीकी से कितना सोचते हैं, इस बात पे फर्क पड़ता है। एवरीबडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लौट में बन गए। सीवी शॉर्ट इंटरव्यू वाला इंटरव्यू में आपको चेक कर लेगा आपका नॉलेज, बट सीवी में किस बेस पे देखेगा? सीवी के अंदर ये सब बताएंगे कि आप कितने सीरियस हैं। आपका बाइफरकेशन इसी बेस पे होगा। आपके अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैटर कर जाता है कि आप कितने सीरियस हैं। ऊपर से निकाल दिया जो धीरज जी, मैंने आपको सबको म्यूट किया था, तो आप प्लीज एक बार अपन म्यूट कीजिए। ओके यस। समटाइम्स ऐसा मैंने केस देखा है कि आपको अटेम्प्ट्स ज्यादा लग जाए एग्जाम, हो सकता है। इसके लिए कभी भी आपको यू 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 शुड नॉट फील सॉरी। कभी एफर्ट्स में कमी रह सकती है, कभी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो सकती है, और कभी लक भी होता है। you should never feel sorry. You decided to become chartered accountant, so you should be appreciated. You put in your best possible efforts to become chartered accountants, that is why you should be appreciated, and ultimately you became chartered accountants, so again you should be appreciated. So उसके बारे में you should not feel sorry, but in your CV और in your interview जिद ना करे, इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करे। हम नहीं कहते कि अटेम्प्ट ज्यादा लगना कुछ गलत है, बट एटलीस्ट प्लीज डोंट ट्राई टू ग्लोरीफाई। मैंने देखा है कभी कभी क्या होता है, आपको 8 अटेम्प्ट लग गए, बोला बॉस जो एक अटेम्प्ट में पास हो गया उससे तो ज्यादा नॉलेज है मुझे, 8 अटेम्प्ट लगे हैं मुझे, ऐसा कहने वाले देखे। मैं कहता हूँ यार मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता, इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। बोला देखो जी मैंने 8 बार पढ़ाई की है तो मैं ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हो गया ना आपसे, आप तो पहली बार में बन गए थे। सर प्लीज डोंट ट्राई टू ग्लोरीफाई दिस थिंग। डिमोटिवेट ना है, बट ये ग्लोरीफाई करने वाली चीज नहीं है। सो प्लीज कोशिश करें अपनी सीवी में कितने अटेम्प्ट लगे हैं वो हाइड कर दें। कुछ लोग सामने लिख देते हैं अटेम्प्ट, छठे अटेम्प्ट में बनाऊं। प्लीज वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मेरे जैसे किसी भी ले ली होगी कॉपी करने के लिए, उसने लिख दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाऊं। अब कॉपी पेस्ट करना है, मैं खुद का दिमाग लगाना नहीं है, कॉपी पेस्ट में आपने भी अपना छठा अटेम्प्ट लिख दिया। प्लीज अवॉइड टू शोइंग हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन इफ अटेम्प्ट टेकन आर मोर देन 2। उसको आप वहां से हटाने की और इस तरीके की कोशिश करें कि ऐसी कोई गलती हमसे ना हो कि हम उसको हाईलाइट ना करें। समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद अस, हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन गलत दे देते। अच्छा गलत क्या, कई बार सही दे करके भी गलत हो जाती है। ILU sapna@gmail.com मेल आईडी आपकी है, आपने बना रखी है बचपन में या उस जवानी के दौर में कभी कुछ ऐसा समय आया होगा, और वही ईमेल आईडी आपने, क्योंकि आपकी है परमानेंट ईमेल आईडी है, उसी से आपने सीए कर लिया और अपनी सीवी पर भी वही ईमेल आईडी दे दी। प्लीज डोंट डू दैट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। कोई पैसा नहीं लगता, नई जीमेल आईडी बना लो प्लीज, बट वो करने की कोशिश ना करें। कभी कभी आई एम चैंपियन फलांचन, थोड़ा सा आपकी ईमेल आईडी है वो भी थोड़ी ठीक रहे, चाहे नहीं बनानी पड़ जाए। पहले बचपन में जो गलती की होगी, बड़ी जवानी में जो गलती की होगी ईमेल बनाते टाइम आपने, बट एटलीस्ट नाउ एक अच्छी ईमेल आईडी प्रोफेशनली दिखने वाली। अब आपके नाम का नहीं अवेलेबल है तो एक अलग बात है, आप उसमें कुछ न्यूमेरिक जोड़ सकते हैं, कुछ सिटी जोड़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, सीए जोड़ सकते हैं वर्ड, बट ईमेल आपकी प्रॉपर। सेकंड थिंग, सर 2 मोबाइल नंबर है, मैंने जो दिया था उस पर कई बार फोन कम उठाता हूँ, घर पे ही छोड़ जाता हूँ फोन। अब इंटरव्यू की कॉल आई लेकिन देख नहीं पाया था। प्लीज डोंट डू दैट। ईमेल आईडी उसमें नहीं बना के दे दी, 15-15 दिन तक ओपन करके चेक नहीं करते हैं आप। 15 दिन में तो इंटरव्यू की कॉल आके इंटरव्यू होकर के चला भी गया, लोगों का सिलेक्शन भी हो गया,
इंडक्शन भी हो गया, और जिस दिन आपने ईमेल ओपन करी पता लगा 3 रिमाइंडर आए हुए इंटरव्यू के लिए। जो कांटेक्ट डिटेल आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन कर रहे हैं, इट शुड लुक गुड, पहली चीज। सेकंड थिंग, इट शुड बी अ रेगुलर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, वह मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी जिस जो आपके पास रहता हो, दिन में आप चेक करते हो उसको, रिव्यू करते हो, ईमेल ओपन करते हो, फोन आप पिक करते हो, वह कांटेक्ट डिटेल वहां दीजिए। अब साहब मैंने नंबर दे दिया, पिक नहीं करता, 50 जगह दूसरी जगह बिजी होता हूँ, अनजान नंबर से फोन ही पिक नहीं करता। अब इंटरव्यू की कॉल तो अनजान नंबर से आने वाली है, जानकार तो कौन करेगा। सो प्लीज अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल को लेकर के थोड़ा सा सीरियस रहे कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उसको मैं रेगुलर एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारी। समटाइम्स वी हाईलाइट आवर स्किल्स, लगता है मैंने मेरी स्किल्स हाईलाइट करनी चाहिए, बिकॉज कुछ सीवी के फॉर्मेट कैनवा से जब आप निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में वो आपको ऑप्शन देता है स्किल्स हाईलाइट करने का। लिंक्डइन से भी कुछ सीवी बनवाते हैं तो वो भी आपको ऐसे ऑप्शंस देता है, दिखाएं स्किल्स। कोशिश करें वो स्किल्स आपकी आपके जॉब से रिलेटेड हो, कोशिश करें कि वो स्किल्स आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, उनको ज्यादा हाईलाइट करें। वो आपकी आईटी स्किल्स हो सकती है, वो आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती हैं, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, डोमेन को लेकर के हो सकती है। प्लीज उनको हाईलाइट करें। आपने स्किल्स में डाला सिंगिंग, सर मेरा कोई काम नहीं आनी है अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ आपकी सिंगिंग, अच्छी बात है, आपकी हॉबी है, रखे अपने पास, मेरी भी 10 हॉबियां मैं भी मेरे पास छिपा के रखता हूँ। बट जॉब में जब आप सीवी में बना रहे हैं तो उन स्किल्स को हाईलाइट करें जो अल्टीमेटली आपके वर्क प्लेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, उनको आप हाईलाइट करने की कोशिश करें। एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की है, जो एक्सपीरियंस आपके प्रोफाइल से, जो प्रोफाइल से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड हो, उसी एक्सपीरियंस को आपको हाईलाइट करना है। वन मोर थिंग, जब हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसी की सीवी, अब उसने अपने हिसाब से बना रखी थी, प्लीज कस्टमाइज करें। सीवी का कोई रिज्यूमे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मैंने खुद ने भी यहाँ शो नहीं करा आपको, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। उसके अंदर आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आ जानी चाहिए, आपकी एजुकेशन डिटेल आ जानी चाहिए, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए, उसके अंदर आपकी कुछ की स्किल्स जो वर्क प्लेस से रिलेटेड है वो हाईलाइट हो जानी चाहिए। बस यही 4-5 रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके जाए इसके जैसा ही करूं, यू कैन डू द कस्टमाइजेशन ऑफ योर सीवी, बट प्लीज डोंट डू कॉपी पेस्ट। करियर ऑब्जेक्टिव आपका अपना होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो इंटरव्यू में बता सके। आप सीवी में ऐसी कोई चीज नहीं लिखें जो आप वहां नहीं बोल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपने डीएल नंबर भी दे दिया, पासपोर्ट नंबर भी दे दिया, सर आपने जिसका कॉपी किया था वो बेचारा दुबई के लिए जो अप्लाई कर रहा था इसलिए पासपोर्ट नंबर दिया था, आप दिल्ली के लिए कर रहे हो, दिल्ली के अंदर कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। सो कॉपी पेस्ट के अंदर वो नकल में अकल का ध्यान रखें, जो जरूरी है उसमें स्पेस रोके, और ध्यान रखें 3 पेज 4 पेज 5 पेज किसी भी ना बनाए। सर मैंने तो काम इतना किया है साहब, जितना भी किया हो आपने। मैं आई डू रिमेम्बर, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी सीवी बनाई थी आर्टिकलशिप के लिए, उसमें 3 पेज की सीवी बना दी थी, जब मैंने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया था। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ बीकॉम सेकंड ईयर, आईपीसीसी बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, अभिषेक सर का आशीर्वाद था, आई स्टडीड फ्रॉम हिम एज वेल। सो उसके बाद जब 3 पेज की सीवी बनाई थी, मेरे सीनियर थे, मेरे मेंटर थे, उन्होंने देख के कहा तू रिजेक्ट हो जाएगा अप्लाई करने से पहले। क्यों? 3 पेज में लिख रखे साहब, मैं इस यूनियन में रहा, स्टूडेंट यूनियन में रहा हूँ, मैंने ये सोशल वर्क किया है, मैं इसमें होशियार हूँ, मेरे इस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन आ गई है, इसमें ये आ गया है, मैं 12th में मेरे स्टेट मेरिट में आ गया, मैं इसमें वो आ गया, वो 50 चीजें लिखती। मतलब भैया तू आर्टिकलशिप अप्लाई कर रहा है, सीए बनने के बाद भी 2 पेज की सीवी बताते हैं हम, 3 पेज तो अभी लिख करके दे रहा राम कहानी, 1 पेज में समरी बना, 1 पेज की सीवी गई है, आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलोइट देन। बट दैट टाइम आई रियलाइज कि ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरी है वो लिखें, बहुत ज्यादा ना लिखें। आपके पास आप सुपरमैन हो सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, बट प्लीज फोकस कि आपकी सीवी, आपका रिज्यूमे इधर 1 और 2 पेजेस, इससे एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। बीइंग फ्रेशर और आई कैन से बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द इनिशियल फेज ऑफ करियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अभिषेक सर हमारे साथ हैं, हम सर से भी बहुत कुछ सीखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर का सेशन कंटिन्यू करेंगे हम, इन बिटवीन भी आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, एंड एट द एंड आई अलोंग विद अभिषेक सर हम वो सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू उत्तम सर, यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर द रिमेनिंग सेशन। उत्तम सर, ओवर टू यू। थैंक यू धीरज सर, थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास कुछ 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं जरूर आपके सामने पुट करना चाहूंगा। पहला ये है कि जब फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसे मालूम नहीं होता, बेसिकली उसने आर्टिकलशिप में सारा काम किया है, उसे मालूम नहीं है उसका फेवरेट डोमेन कौन सा है, टैक्स में जाए, ऑडिट में जाए, कहीं और क्या, मतलब कौन सा डोमेन चूज करें, क्योंकि उसने काम सारा किया है।
तो इस पर आप अगर कुछ गाइड कर पाए तो। बिल्कुल, मैं 1 मिनट में जल्दी से अगर इसको कहूँ, जो मिल रहा है उसमें खुशी ढूंढो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा, ऐसा मेरा इंटरेस्ट टैक्स में है लेकिन जॉब सारी मेरे को ऑडिट की मिल रही है, टैक्स की नहीं मिल रही है। बेरोजगार बैठने से या कंडीशन लगाने से बेहतर है, क्योंकि आप फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं सबसे पहले वो एनालाइज जरूर करें। इंटरेस्ट को लेकर के रिजिड ना रहे कभी, क्योंकि आर्टिकलशिप में आपने छोटी सी दुनिया देखी है। आप नहीं कह सकते कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले मेरा इंटरेस्ट टैक्स में था। आर्टिकलशिप पूरी होते होते मेरा इंटरेस्ट ऑडिट में आ गया। और प्रैक्टिस में आने के बाद मेरा इंटरेस्ट इंटरनल कंट्रोल में आ गया। मेरा खुद का इंटरेस्ट पिछले 15 साल में 3 बार चेंज हो गया। सो यू कांट से कि मेरा इसी पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है। हाँ, किस में जाना चाहिए, जो आपने सबसे पहले तो आपकी रुचि उसमें काम करते हुए जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिली, या डीप नॉलेज आपको जल्दी हो गया है, उसको लिखे 2-3 एरियाज। और जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, अब आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है कि मेरे पास 3 तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और ये 2-3 एरियाज है, एक नहीं 2-3 एरिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। तो दोनों में से कॉमन कौन सा है, स्टार्ट वहां से करें। 2 साल बाद भी अपना नया डोमेन आप चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पहले दिन टैक्स में चले गए तो जिंदगी भर टैक्स में रहना पड़ेगा। सो रिजिड ना हो। प्रैक्टिस में भी अगर आप जा रहे हैं, उसके अंदर भी कोशिश ये करें कि 2-3 डोमेन के साथ शुरू करें। डे वन को स्पेशल, दुनिया कहती होगी थ्योरेटिकली स्पेशलाइजेशन करें करें, बट काम 2-3 डोमेन का करें। हो सकता है 1-2 साल बाद आपको पता लगे। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की ट्रांसफर प्राइसिंग में, इंटरेस्ट था मेरा, मैंने कहा मैं इसी डोमेन में करूंगा। 3-4 साल अच्छी प्रैक्टिस की, इंटरेस्टिंग टैक्सेशन की। मैंने कस्टम की प्रैक्टिस की। आई वाज अमंग ओनली एफयू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कस्टम की प्रैक्टिस करते थे पूरे एनसीआर के अंदर। कस्टम की प्रैक्टिस की, बट आज नहीं कर रहा, बहुत पहले छोड़ दिया। क्योंकि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट चेंज होता गया, इंटरनल कंट्रोल में इंटरेस्ट जागने लगा, इंडियाज में इंटरेस्ट आने लगा, लिस्टेड एंटिटीज में इंटरेस्ट आने लगा, उसके बाद आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड उन डोमेन्स को छोड़ना, ट्रांसफर करना चालू कर दिया। सो प्लीज डोंट स्टिक विद 1 और 2 डोमेन और ओनली सिंगल डोमेन। 2-3 इंटरेस्ट की चीजें लिखें जिनमें आपका इंटरेस्ट बनता है, और 2-3 करियर ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, और फिर कॉम्बिनेशन दिखा करके शुरू कर दे एक बार। बाद में अपने आप चेंज हो जाएगा। यस सर। सर, अगला जो क्वेश्चन आया है मेरे पास वो इसी जो आप बता रहे हैं उसी से रिलेटेड है कि मैं अगर मान लो अभी कोई भी जॉब पकड़ लेता हूँ, तो क्या उसका मेरे फ्यूचर पर कोई फर्क पड़ेगा अगर वो जॉब मेरे इंटरेस्ट की नहीं है तो। बिल्कुल पड़ेगा। अब उसमें एग्जांपल देता हूँ, आपने बिग फोर में ऑडिट की जॉब ली, 2-3 साल बाद आप वहां से चेंज करना चाहते हैं, इजीली यू कैन चेंज, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने यूएसआई डिलॉयट में ले ली, ग्लोबल वाले में ले ली, जहां इंडिया बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं आप ग्लोबल की, और 4 साल 5 साल वहां लगा देते हैं, तो आपके जॉब पे फर्क पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक डोमेन में जहाँ चले गए वहां से चेंज नहीं कर सकते, डिपेंडिंग कहाँ गए हैं। अगर आप फ्यूचर में आपको इंडिया में, मैंने बहुत सारे लोग बिग फोर से देखे हैं, 4 साल 5 साल आप ऑडिट में रहो, टैक्स में रहो, आप वहां जाने के बाद स्विच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, कितने टाइम रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, किस डिपार्टमेंट में गए उस पर डिपेंड करता है। ऑडिट का पर्सन कभी भी किसी भी टाइम किसी भी डिपार्टमेंट में इजी मूव कर सकता है। टैक्सेशन का पर्सन है वो इजीली टैक्स में मूव करेगा, अकाउंटिंग में मूव कर सकता है, किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट में मूव कर सकता है। ऑडिट में आना चाहेगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको, अगर 5 साल से ज्यादा टाइम आपने टैक्स में दे दिया है। आपने आईटी रिलेटेड जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया उसमें चले गए हैं, 5 साल उसमें रह गए, उसके बाद कॉर्पोरेट में आपके पास हायर लेवल पे अच्छे ऑप्शन है, बट आप रूटीन ऑडिट और इनमें नहीं आ सकते, थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी हो जाती है। मीन्स जहां आप 3 से 5 साल जिस डिपार्टमेंट में रह गए हैं, उसके बाद आपको मोस्टली अपॉर्चुनिटीज है उससे रिलेटेड ही मिलेगी, बाकी की कम है जिनमें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन प्रैक्टिस कोई भी रही हो आपकी, टैक्स रहा हो, ऑडिट रहा हो, कुछ भी रहा हो, स्विच करना इतना टफ नहीं है। मैंने 15-15 साल बिग फोर में काम करने के बाद भी इंडस्ट्री में सीधा सीएफओ बनकर जाते हुए लोग देखे हैं, रिटायर्ड आईआरएस को बिग फोर में पार्टनर बनकर आते हुए देखा है। तो असंभव नहीं है, वो संभव है। बट यस, ग्लोबल अकाउंटिंग में अगर आप चले गए हैं तो 4-5 साल बाद थोड़ा टफ हो जाएगा आपको रूटीन प्रैक्टिस में आना। फिर आप ग्लोबल अकाउंटिंग, आपके अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाएगी उस केस में, वो लिमिटेड रह जाएगी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताकर इसको सम अप करना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या मैंने आर्टिकलशिप में मैंने कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो क्या मैं वो अपने सीवी में मेंशन करूं? इफ यस, तो कहीं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक तो नहीं करेगा? देखो, आपने काम किया बिल्कुल बताएं। आप जहां जॉब करके आते हैं, नौकरी करके आते हैं, सीवी में ये भी लिखते हैं मैंने यहाँ यहाँ नौकरी की है। आप उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं। सीए फर्म पे रूल लगते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट वाले, कि आप कहीं भी अपने क्लाइंट का नाम बिना पूछे नहीं बता सकते हैं। आपके आर्टिकलशिप में या आपकी सीवी बनाने में या आपकी जॉब में कहीं ऐसा रूल नहीं लगता है। आप लिखे उनका नाम कि मैंने इस क्लाइंट पे काम किया है, ये काम किया है, टैक्स ऑडिट किया है, क्या किया है, बट उसमें क्या फाइंडिंग थी, क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, वह नहीं बता सकते आप। नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। यही डाउट थे कुछ जो जनरली मेरे पास अभी आए हैं ड्यूरिंग सेशन भी, और 1-2 डाउट पहले भी आए थे। तो थैंक मैं यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर।
आपने मतलब काफी हद तक मैं बोलूँ तो मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो नहीं पकड़ पाते फ्रेशर चार्टर्ड्स, वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। और हमें उम्मीद है आप ऐसे ही हम सबके साथ बने रहेंगे। तो हम सेशन को आगे मूव करते हैं सर। अभिषेक जैन सर जो है हमारे साथ में, और जैसा धीरज सर ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया, और मैंने भी जैसे बताया अभिषेक सर के बारे में, कि अभिषेक सर बेसिकली बच्चों को मेंटोर करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो अभिषेक सर अपना जो एक्टिव रोल निभा सकते हैं, पूरी हार्ड डेडिकेशन से निभाने की कोशिश करते हैं। और कभी भी कोई भी स्टूडेंट, कभी भी कोई भी फ्रेशर चार्टेड अगर अभिषेक सर को कांटेक्ट करता है, तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई वो आपको आपकी हेल्प ना करें, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और सेशन को मैं अभिषेक सर की तरफ मूव करने से पहले अदीप सर हमारे साथ लाइन पर हैं, तो मैं कुछ शब्द अदीप सर के बारे में बता दूं आपको। अदीप सर की बेसिकली जैसे धीरज सर ने बताया, 97 ईयर की लेगेसी है चार्टर्ड, मैं बोलूँ अकाउंटिंग प्रोफेशन की। तो अदीप सर के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, और अदीप सर आपको मैं बोलूँ तो कम शब्दों में इसे बहुत ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे। अदीप सर, ओवर टू यू, क्योंकि आपके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम है सर। थैंक यू उत्तम जी। हेलो फ्रेंड्स, जो भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं अभी धीरज जी को सुन रहा था, धीरज जी को मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। और धीरज जी जब बोलते हैं तो आप बिलीव करें कि हर कोई स्पेल बाउंड होकर सिर्फ उनको सुनता है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले टॉपिक लिया कि किस तरीके से कन्वेंशनल सीए प्रैक्टिस करता था। और जब मैंने 25 साल पहले प्रैक्टिस चालू करी तो हमारे पास ना एरियाज नहीं होते थे कि हम किस एरियाज में एज अ सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस एरियाज में हम लोग जॉब कर सकते हैं। तो जिस तरह से धीरज जी ने बताया कि देर आर लॉट्स ऑफ एरियाज, एकेडमिक में भी एरियाज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सीए जा सकते हैं, आईआईएम में भी सीए जा सकते हैं, हर फील्ड में आज की डेट में सीए जा सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आज के यंग सीएस को मिली है। और धीरज जी जैसे मेंटोर के साथ उनको जो गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आपके वाइड एरियाज ओपन होंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं। कन्वेंशनली हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो जी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस थी और सेल टैक्स की प्रैक्टिस थी, जो बाद में वैट में कन्वर्ट हुआ, जो बाद में जीएसटी में कन्वर्ट हुआ। बट जैसे धीरज जी ने बताया, आज की डेट में फॉरेंसिक का भी आपके पास काम है, आपके पास ड्यू डिलिजेंस का भी काम है, आपके पास सीएसआर का भी काम है। तो आपकी इंटरेस्ट और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरियाज के अंदर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट धीरज जी ने बताया, सीवी कैसे बनाते हैं। एज अ इंटरव्यूअर मैंने भी वही लॉजिक पे सीवीज को रिजेक्ट किया जो लॉजिक धीरज जी ने बताया कि एक रिज्यूम के अंदर 5 फॉन्ट चल रहे हैं, इसका मतलब है उसने कोई चीज कहीं से कॉपी करी है, कोई चीज कहीं से कॉपी करी है, कोई चीज कहीं से कॉपी करी है, और वो आखिर में ब्रश मारना भूल गया जिससे कि वो सारे फॉन्ट अलग अलग दिखे। ठीक है जी, आपने रेड मार्क कर दिया, आपने ब्लू मार्क कर दिया, आपने येलो मार्क कर लिया। तो ये कुछ पॉइंट जो धीरज जी ने बताए हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपके रिजेक्शन आएंगे, तो इंटरव्यूअर और एचआर वाला भी आपको नहीं बताएगा कि रिजेक्ट उसने क्यों किया। आप भी कहोगे यार रिज्यूम तो मेरा बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे एक कैंडिडेट से कॉपी किया था, बट मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ। तो रिजेक्ट होने का रीजन ये था कि आपने जो रिज्यूम बनाया, उस रिज्यूम्स में आपने वो गलतियां कर दी जो कि इंटरव्यूअर और एचआर वाले ने पकड़ ली। इट मीन्स कि आपने अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया, आपने अपने खुद के इंटेलिजेंशिया से उसको नहीं बनाया। तो इसलिए जो रिज्यूम्स की बात धीरज जी ने बताई, वो बहुत दिमाग लगाने वाली और बहुत समझदारी वाली बातें हैं, जो कि आपको अपने रिज्यूम्स को करेक्ट करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी अदर जॉब। अब आगे हमारा जो सेशन है वो अभिषेक जी का सेशन है। उनके जो अच्छे पॉइंट्स होंगे, अगर उत्तम जी मुझे मौका दे तो उनकी भी मैं समरी बना के अपने यंग सीएस को बताना चाहूंगा कि भाई धीरज जी ने जो बात बताई कि कौन कौन से एरियाज में आप जा सकते हैं, और उस एरियाज में जाने के लिए अपने सीवी के अंदर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 3 पन्ने का सीवी 100% कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लीगल के लिए, वहां पे आपका बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस कोई किसी को नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां, धीरज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अलग अलग नौकरी के लिए आप अलग अलग सीवी बना सकते हैं। जो कि आदमी सोचता है यार मेरा एक ही सीवी जो है वो यूनिवर्सल सीवी है। यूनिवर्सल सीवी का मतलब मैं हर जगह उसी को चिपका दूं, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। तो बहुत सुंदर बातें बताई, बहुत काम की बातें बताई, और मैं यंग अपने सीएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दोनों स्पीकर को बहुत ध्यान से सुने
उनकी जो पॉइंट्स हैं और जो उनकी लाइफ में जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से 25 साल की एक्सपीरियंस में जो सीखा है, वो आपको सिर्फ 35 मिनट में बता रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के आपको 35 मिनट में बता रहे हैं। इट मीन्स कि यू आर वेरी लकी टू हैव सच मेंटोर, सच गाइड इन दिस सेशन। धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तम जी का, धीरज जी का, और चाहूंगा कि मैं अभिषेक जी को आगे सुनूं। धन्यवाद। चलो सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं सारे मिलके। अभिषेक सर की तरफ मूव करते हैं। तो अभिषेक सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओवर टू यू सर। Thanks a lot, Uttam ji. I believe I'm audible enough. Please give me a note. Thanks a lot, Dheeraj ji. The way you prompted and advised all the young chartered accountants, it's really amazing. And as Adip sir said, listen to you is always a privilege to all of us. तो ये बहुत अच्छा रहता है। एंड अदीप भैया, थैंक्स अ लॉट टू यू कि आप यहाँ हैं और हम सभी आपको सुन भी रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ 97 years of legacy and we have learned a lot from you. उत्तम जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं और फास्ट फिनिश करते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर द टास्क विच आई हैव अलॉटेड। नाउ दो हम पर्टिकुलर एरियाज में वी आर गोइंग टू फोकस। नंबर वन, फर्स्ट द कैंपस प्लेसमेंट एंड द सेकेंड is work-life balance. So, as far as our campus is concerned, friends, first thing you need to keep in mind that your personality speak rather than your words. Whenever you enter in any room, specifically in your personal round of interview, सामने वाला आपको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, आपकी बॉडी को एनालाइज करता है, और हर एक वर्ड्स जो अपने आप में वजन रखते हैं वो आपकी मेंटल पावर और आपकी स्किल पावर को शो करता है। कैंपस प्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क आप करने वाले हैं, फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन द फॉर द कैंपस इंटरव्यू। आपका सीवी में आपको कंटेंट शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं। आप कीवर्ड्स प्रॉपरली यूज करेंगे ताकि व्हेन एवर एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर search for, let's say, IFC, Ind AS, your resume gets selected through by your keywords. तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। जैसे कि धीरज जी ने बताया था, अमेजिंग इट वाज कि सीवी का जो शॉर्ट लिस्ट जब होता है तो आपका सीवी बोलना चाहिए, आप बोले उससे पहले, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। आप जब शॉर्टलिस्ट होते हैं आप तो पहुंचते हैं बाद में कि आप इंटरव्यू के लिए। कैंपस में मेजरली क्योंकि नंबर ऑफ हमारे सीएस ज्यादा रहते हैं तो दो मेजर मैं कहता हूँ सिलेक्शन के क्राइटेरिया रहते हैं और इमीडिएट रिजल्ट आता है। ऑफ कैंपस में तो हमें कई बार टाइम लगता है, 10 लोगों का एक महीने के अंदर इंटरव्यू हुआ और फिर उनके रिजल्ट आते हैं। माइट पॉसिबल देयर विल बी अगेन अ सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, देन यू विल गेट ए कॉल अगेन फॉर पर्सनल इंटरव्यू एटसेट्रा। बट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट इट्स रियली अ वेरी इजीएस्ट वे टू गेट सेलेक्टेड। आपको इमीडिएट सेलेक्ट, क्योंकि दो राउंड जो, क्योंकि आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड बाय द इन्फोसिस थ्रू बाय कैंपस प्लेसमेंट एंड आई जॉइंड इन्फोसिस फॉर ऑलमोस्ट ईयर इन पुणे। तो मेरे लिए जो टास्क था वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। दो राउंड, एक तो ग्रुप डिस्कशन और दूसरा पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। माइट पॉसिबल बीच में कुछ और हो सकता है, पर मेजरली ये दो टास्क होते हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीडी, देखो क्या है जीडी, हम इस सेशन में बहुत ज्यादा में कुछ हम लेने वाले नहीं है। हम जब डिस्कस कर रहे थे कि यूथ के लिए क्या दे सकते हैं, इट वाज डिसाइडेड कि हम एक ऐसे एकदम मिनिमल एक कोर्स डिजाइन करके ताकि वो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वेरी बेनिफिशियल तरीके से काम आ सके। तो वो हम कुछ ही दिनों में आपको प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इधर आप सीए अभिषेक जैन, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी को जोड़ने के लिए हम एक दूसरे के काम आ सके, वो कुछ ही दिनों में हम अनाउंस करने वाले हैं। अभी फॉर द टाइमिंग either CS
सर्किल और CA अभिषेक जैन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप देख सकते हो। डॉक्टर धीरज शर्मा इसके फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो मैं अब फास्ट फिनिश करता हूँ। आप ग्रुप जब डिस्कशन होता है वहाँ आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी जज की जाती है, वहाँ आप कैसे बिहेव करते हैं वो भी जज किया जाता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल भी जज की जाती है, आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट करते हैं सामने वाले को, किस तरीके से रोकते हैं, आप किस तरीके से उस इंटरव्यू के जीडी ग्रुप डिस्कशन में अंदर एंटर करते हैं। ये सब एक टैक्टिक स्किल्स है, अभी इस शॉर्ट पीरियड में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट स्टिल आप सबको ये चीजें ध्यान रखनी रहेगी ताकि ये आपका सिलेक्शन इजीएस्ट सिलेक्शन होता है और एक तरीके से हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सेकंड हम बात करते हैं पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। वहां देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आप अपने रिज्यूमे को समझे, ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ और टेक मी थ्रू विद योर CV। इट्स अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपको इस तरीके से अपने आप को CV जज करना है रादर देन कि आप एक तरीके से पूरा CV पढ़ने लग जाए, माई करियर ऑब्जेक्टिव एटसेट्रा, जैसे कि धीरज जी ने बताया कि ये भी एक स्किल है करियर ऑब्जेक्टिव को भी ड्राफ्ट करना। आप एक्चुअल लगना चाहिए कि वाकई में आप ही बोल रहे हैं, राइट। तो आपकी आपकी जो एक्सपीरियंस है, रीजन क्या होता है, जो CV में हम लिखते हैं उन्हीं पर से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आपने लिखा कि आई डिड माई इंटरनल ऑडिट, माई क्वेश्चन विल बी व्हाट यू हैव फाइंड ड्यूरिंग योर इंटरनल ऑडिट, एनी मेजर इशू दैट यू हैव रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट, then you need to give the answer. Yes sir, we did the stock audit and I have raised the question. Then what will be the answer? And how you reported and the countermeasure that you suggest to auditing. तो वहां फिर आप एकदम तैयार होने चाहिए, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो आपको पता भी होना चाहिए। और क्योंकि सामने जो इंटरव्यू लेने बैठता है, जैसा कि धीरज जी ने भी बताया, कि वो जो HR हो या एक एक्सपीरियंस्ड MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉर्मली अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मिलेंगे क्योंकि इतने ज्यादा वाइड हमारा नॉलेज हो गया है। वी आर नाउ रिप्लेसिंग वेरी फास्ट टू ऑल MBAs। आई वी आर CFOs नाउ, वी आर CEO एंड द CEO एज वेल। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि हमारी वर्सेटाइल नॉलेज इस चीज में काम कर रही है। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी रहेगी जब हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। कई क्वेश्चन आपके पास भी हो सकते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल अमेजिंग होनी चाहिए कि आप जो आप बोल रहे हो वाकई सामने वाला समझ पाए। नेक्स्ट में आता हूं, क्योंकि हम वर्क लाइफ बैलेंस में चलेंगे, बस कुछ ही मिनट में ये खत्म करता हूं कि आज के टाइम पे जो हम बात करते हैं ट्रेंड्स है, जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, AI और ब्लॉकचेन से आप रीशेप। अगर इफ यू हैव नॉलेज, आइदर आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू यूथ, प्लीज register yourself for any AI or blockchain course so that you can integrate the technology with the finance and you can give a maximum output from the very lesser input। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, चाहे चैट GPT का वर्ड हो चाहे कैसे भी हो, साइबर सिक्योरिटी के हम एरा के अंदर हैं जहां डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक बड़ा विटाल रोल प्ले करता है। तो यहाँ आप अपने आप को अपग्रेड रख पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आप अपने लिए काम कर पाएंगे। तो देखो कैंपस में ये सारी चीजें अगर इन सबके साथ में पहुंचते हैं, वहां आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपको जो लगे जेन्युइन, कि आपकी शिफ्ट क्या रहेगी, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, क्वेश्चन करना भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि जब आपके पास सिलेक्शन के लिए माइट पॉसिबल, अभी पिछले कुछ इंटरव्यू ये कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब आप सपोज करो सिलेक्शन होता है, 10 कंपनीज ने आपका सिलेक्शन किया, देन यू नीड टू चूज आइदर 3, 4, 5 एज पर द जो भी हमारी स्ट्रेंथ रहती है CS की। वहां आपको चूज करने के लिए ये ध्यान रखना रहेगा कि जो भी आप 3 या 4 चूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप रिसर्च अपने एंड पे करें। आपका कोई फ्रेंड अगर उन कंपनीज में है, आप पूछें कि एम्प्लॉय फ्रेंडली है कि नहीं है, वहाँ ग्रोथ कैसी है, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, अगर आप वहाँ जॉब करके आते हैं तो आगे के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। रीजन बिंग, जैसे कि धीरज जी ने बताया कि अगर एक बार आपने 4 साल किसी BPO KPO में दे दिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट फ्रॉम द KPO एंड जॉइन सम फाइनेंशियल कंपनी लाइक इन टैक्स और ऑडिट डिपार्टमेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट। तो वहां आपको एकदम तैयारी के साथ रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 सिलेक्शन करने वाले हैं आप, 3 या 4, वो परफेक्टली आप करेंगे, क्योंकि आपका लाइफ टाइम का क्वेश्चन रहेगा। तो ये एक एरा है जहां पे हम सभी को ध्यान रखना रहेगा। तो कैंपस में ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक अलग तरीके से कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा, आप इंजॉय भी करेंगे उनको, इस तरीके से ड्राफ्टेड रहेंगे। अब मैं आता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस, शायद धीरज जी सहमत होंगे और अदीप जी भी यही है, अदीप सर भी, कि अभी जो 90 आवर्स अ वीक वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इट्स वेरी डिबेटेबल। माइट पॉसिबल कि धीरज जी मेरे से सहमत ना हो, बट मैं मेरे अपने ओन मेरे व्यूज हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है कि हम हर एक चीज में
उलझ रहे होते हैं, काम का बोझ सर पर हो पर दिल में सुकून रहे, जिंदगी की हर राह में खुशी का जुनून रहे। तो देखो, वो एक हमारे साथ होना ही चाहिए, काम भी है और साथ ही साथ हमारा पर्सपेक्टिव फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ये जरूर है किसी अगर हम सिंगल ही हैं, मिंगल नहीं हुए, तो हम दिन रात भाग सकते हैं और अपने आप को डिवोट कर सकते हैं काम के लिए, बट स्टिल प्रायोरिटीज समय के साथ चेंज होती है। किसी का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने जब इन्फोसिस ज्वाइन किया, शायद धीरज जी भी जब सर्विस में थे, तो इनका अलग पर्सपेक्टिव था, और शायद हमारे सब मिला जो विचार है मिलते जुलते हैं। हमें सोशल लाइफ भी, फैमिली लाइफ भी और वर्क लाइफ हम सब इंजॉय करते हैं। और हम 90 डेज को, मैं बिलीव करता हूँ 90 आवर्स का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि आप दें। जहां आपको खुशी हो, आप जहां एंजॉय कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है जो भी मेरे लिए एक तरीके से जुनून है, मेरा जज्बा है, मेरे लिए सब कुछ है, तो देखो वो आप इंजॉय कर रहे हो। वट एवर यू आर एंजॉइंग, यू शुड एंजॉय। आपको लग रहा है फैमिली को भी टाइम है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो देखो ये सब सेग्रीगेशन का काम है। आपको अपना शौक जिंदा रखना है, शौक जिंदा है तो आप जिंदा है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ धीरज जी को शायरी का बड़ा शौक है, और वो बड़े हंसी एकदम मिजाज के साथ शायरियां बोलते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो वो ये उनका शौक है। और इसी शौक के कारण वो बड़े फेमस है, क्योंकि जो शौक के साथ जिंदा है वो वाकई में शख्सियत है, जो जिंदा है भी और रखती भी है। अदरवाइज तो हम सुबह उठते हैं, एक अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा, उसमें एक साइकिल होता है, सुबह उठना है, नहाना है, जॉब पे जाना है, वापस आना है, फिर अगले दिन जॉब की तैयारी करनी है। आइदर ये एक साइकिल है तो आप उसमें उलझ जाएंगे, या आप शौक के साथ चलते तो लोग आपको सुनेंगे। तो देखो ये वर्क लाइफ बैलेंस एक एक डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। जरूरी नहीं कि मोनोटोनस हम 90 आवर्स का, कि सबके लिए एक ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 90 आवर्स वर्क करना है। हमें मैक्सिमम आउटपुट लाना है और स्मार्ट वे में। जरूरी नहीं कि हम 8 घंटे में आउटपुट लेके आ रहे हैं, हम वो आउटपुट, हम जो हमारी टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, वो हम 3 घंटे में भी ला के आ सकते हैं। चैट जीपीटी ने, आप सभी जानते हैं आजकल तो, अदीप सर भी एग्री करेंगे कि जो नोटिसेस के रिप्लाई है, मैं आपको और एक नया एरिया बता रहा हूँ, नोटिसेस के जो रिप्लाई हैं वो भी चैट जीपीटी से बनाए जा रहे हैं और एआई टूल से बनाए जा रहे हैं। वहां हमारी मेहनत कम हो गई, हमें एक ड्राफ्टेड रिप्लाई मिल जाता है। हम कोशिश करेंगे उसका भी कोर्स लेके आए, बट स्टिल ये सारी चीजें जो वर्क लाइफ बैलेंस में आपका टाइम को सेव करती है, ताकि, क्योंकि एक मेजर हिस्सा जो मैं सोशल लाइफ बोलता हूँ उसको मैं एक नाम देता हूँ कि जो नेटवर्किंग, नेटवर्किंग ही नेटवर्क है। आपके पास काम भी उसी से आने वाला है। आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो वो काम आने वाला भी नहीं है। क्योंकि आज का टाइम जो ग्लोबलाइजेशन का है, वो आपको तैयार करता है नए जो आपके एवेन्यूज है उसके साथ। जब तक आप मिलोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आनी है। और वो वर्क लाइफ बैलेंस, जब आप बाहर जाते हैं सोशली तो पूरा करते ही करते हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हैं और एक नए काम के साथ आप साथ में एक पोर्टफोलियो में लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं बात करूंगा क्योंकि समय हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं नटशेल में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप, जैसा कि धीरज जी ने बताया सीवी के बारे में, धीरज जी ने बताया अपॉर्चुनिटीज के बारे में, अथाह अपॉर्चुनिटीज है, प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने जो कोर्स किया है वाकई में एक ऐसा कोर्स है जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है, और इसकी जो एग्जाम क्वालिटी है वो आप जानते ही हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपने वर्डिक्ट में लिखा कि हमें आईसीआई से सीखना चाहिए, क्योंकि हम वर्सेटाइल नॉलेज रखते हैं। तो आप अपनी सीमाओं को बांधना बिल्कुल नहीं। रीजन, आप किसी भी व्यक्ति का जो सफलता का आयाम है वो दिमाग के आकार से नहीं, सोच के आकार से तय होता है। और वो सोच हमें जब हम बड़ी रखेंगे तो वाकई में हम वो सब कुछ कर सकेंगे जो हमने सोचा है, सपनों में देखा है। मैं ज्यादा नहीं कहता। अब मैं उत्तम जी अगर स्क्रीन पे हैं तो मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, नहीं तो अदीप सर आप चार्ज लीजिए, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। वी नीड टू मूव, एंड डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ सेशन फॉर यूथ एंड वेरी टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारे सीए के हेम बनने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अभिषेक सर। सर आपके लिए कुछ दो तीन क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, अगर आप 2 मिनट और दे पाए समय तो। हाँ प्लीज प्लीज। एक क्वेश्चन है, मैं बहुत शाई नेचर की हूँ, और लेकिन मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, नए लोगों से घुल मिल नहीं पाती, मैं से कैसे ओवरकम करूँ?
देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई ऐसा होता है इवन शायद धीरज जी मेरी जर्नी जानते हो, मैं भी धीरज जी की जानता हूँ। शुरू में जब हम चले थे तो बोलना बड़ा मुश्किल होता था। और वाकई में जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेटवर्किंग एक एसेंशियल पॉइंट है जब आप ग्रोथ पे जाते हैं। देखो कोई अगर ये बोलता है बाय डिफॉल्ट, कोई बोल सकता है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि वो जन्म से ही बोलने वाला है, अच्छा वक्ता है और बाद में नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ। आपको धीरे धीरे मैं तो यही कहूंगा, प्रैक्टिस देखो करिए। आप ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पाएंगे तो प्रैक्टिस, भूल नहीं पाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, होगी, पर जो रफ्तार आपकी जो पकड़ी जाएगी वो आपके बोलने पे डिपेंड है। इधर आप मीटर गेज पे चलते रहिए, अदरवाइज ब्रॉड गेज पे शिफ्ट होने के लिए आपको अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि लोग सुने, और सुन के लोग जब अट्रैक्ट होते हैं वो एक तरीके से मैग्नेटिक पावर होता है जिससे आप ग्रोथ कर सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन है, ऑफ कैंपस मुझे एक जॉब मिनट, मिल शायद रही धीरज जी है। भी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। धीरज जी आप शायद म्यूट है, म्यूट है आपकी म्यूट आवाज। पे है सर, तो म्यूट पे है मेरी। मैं जो सर ने कहा उसमें ऐड करना चाहता हूँ छोटी सी चीज, मतलब उसी से एक्सपेंड, क्योंकि 100% एग्री करता हूँ। आपको अपनी स्किल्स तो नो डाउट सुधारनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे में स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, शाई नेचर है, तो अब मैं क्या करूँ। वो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। मीनवाइल एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि जो चीज आपको सुधारने में टाइम लग रहा हो बट आप एग्जीक्यूशन में अच्छे हो, तो टीम ऐसे बिल्ड कर ले कि आपका नेटवर्किंग का पार्ट एक पर्सन देख रहा हो और आप एग्जीक्यूशन का पार्ट देख रहे हो। तो जब तक आप तैयार हो तब तक के लिए भी आपको, आप पिछड़े नहीं। तो कभी भी ये ना सोचे कि सारा अकेला मैं ही खा लूं। तो इस तरीके की टीम बिल्ड करके भी आप उस चीज को थोड़ा सा और कम करें। बट ऑब्वियसली एज मेंशन बाय अभिषेक सर, सुधारना तो पड़ेगा, ये स्किल्स आपको इंप्रूव जरूर करनी पड़ेगी धीरे धीरे। थैंक यू धीरज सर। अभिषेक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। मुझे ऑफ कैंपस जॉब मिल रही है, तो मैं क्या उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर लूं या कैंपस का वेट करूं? देखो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एक मिनट में बताता हूँ। मेरे को इन्फोसिस के इंटरव्यू में जाना था। मीनवाइल मैंने रिटर्न टेस्ट था आईसीआईसी बैंक का, मैंने वो दे दिया और इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब ये था कि मेरा उसमें नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था आईसीआईसी बैंक में, या तो मेरे को एक्सेप्ट करना था इन्फोसिस का, या मैं रिजेक्ट करके कि भाई यहाँ चला गया और फिर आईसीआईसी बैंक में देखूंगा वहां हो कि नहीं हो। अब ये बड़ा डिलेमा रहता है जब हम कैंपस में जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां आपको सिलेक्शन हो गया, आपको जो चार कंपनियां हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन चार कंपनियों के पूरा एनालाइज करके जाना पड़ेगा कि भैया यहाँ सिलेक्शन होगा तो मैं यहाँ हाँ बोल दूंगा, दूसरे का वेट नहीं करूंगा। तो ये एक ऑफ कैंपस में अगर आपका सिलेक्शन है, इफ यू थिंक द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड द सेगमेंट दैट यू हैव चूजन बहुत अच्छा है और उसका फ्यूचर भी अच्छा है, और आपको लगता है कि जो कैंपस में जो कंपनीज अगर मैं वहां चली भी गई तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई मेरे को, और वहां अनसर्टेनिटी है कि सिलेक्शन हो कि नहीं हो, एक्सेप्ट करे। हाँ ये जरूर है, क्योंकि ऑफ कैंपस में आप चले जाते हो तो अगर आपको टाइम मिलता है तो कैंपस में भी बैठिए। आप थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप आधा दिन की छुट्टी लेके कैंपस में जाते हैं और देते हैं तो फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। वो एक मैं कह सकता हूँ कि एक मोटिव, अगर ऐसा नहीं मिलता तो फिर आपको बेस्ट ऑप्शन में, अगर आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर का ऐसा लगता है कि नहीं काम का, तो फिर कैंपस में बैठना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया, तो एक क्वेश्चन बेसिकली मुझसे और पूछा जाता है कि भैया बैंक का ऑप्शन मिल रहा है, मैं बैंक की जॉब ज्वाइन करूँ क्या? क्योंकि कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई बैंक की जॉब लेने के बाद में करियर खत्म है, आप कुछ वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बेसिकली मैं ही देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक्स बैंकर रहा हूँ। 2 साल की बैंकिंग जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये कहीं पे भी रियलाइज नहीं हुआ कि बैंकिंग की जो जर्नी है एज ए बैंकर, क्रेडिट में मैं अंडरराइटिंग करता था, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि एज ए बैंकर मेरा करियर खत्म हो गया। इवन मैंने 2 साल के करियर में अप्रोक्सीमेटली 450 केस असेस किए होंगे। 450 केस में मुझे 450 बिजनेस आइडियाज देखने को मिले। तो मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को यही बताना चाहूंगा कि एज ए बैंकर भी अगर आप करियर ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली करें, और वहां पर आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। ऑल दो आपका बैकएंड का काम रहता है, बट फिर भी जब आप पर्सनल डिस्कशन के लिए क्लाइंट के साथ जाते हैं तो आपको उतने नए आइडियाज कि कैसे कैसे मार्केट में काम हो रहा है वो मिलेंगे, और आप उसको अपने करियर में आगे, मतलब आप चाहें तो वो बिजनेस भी आप कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू अदीप सर, सॉरी, थैंक यू धीरज सर, थैंक यू अभिषेक सर। मेरे ख्याल से अदीप भैया, ओवर टू यू, यू आर देयर। अदीप भैया सम अप करें एंड वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, धन्यवाद उत्तम जी। अभी अभिषेक जी को हमने सुना, उन्होंने दो मेजर टॉपिक पे हमारे यंग सीएस को गाइड किया। वन इज द कैंपस प्लेसमेंट,
what are the techniques of successful being a successful in campus placement? क्या चीजें हमें कैंपस प्लेसमेंट में ध्यान रखनी है, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार होना है, किस तरीके से अपने सीवी को ड्राफ्ट करना है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस हमेशा आपके सीवी से निकलते हैं। अगर आपने लिखा कि मैंने इस कंपनी का इंटरनल ऑडिट किया, और अगर इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि उसके अंदर आपकी मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या थी या आपका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, और अगर वो आपने किसी से कॉपी किया होगा, तो यू आर नॉट एबल टू ब्रीफ द वर्क डन इन योर इंटरनल ऑडिट। तो कैंपस प्लेसमेंट में हमेशा जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार रहें। अपना रिज्यूम्स जो तैयार करें उसको खुद पहले 5 बार पढ़ें कि अगर मेरा रिज्यूम पे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसके मेरे पास क्या जवाब होगा। तो जिसे कहते हैं ना मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें कि मेरा इंटरव्यूअर है, मेरा एचआर वाला क्या क्वेश्चंस पूछेगा और उसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने जो अभिषेक जी ने आप लोगों को एक टेक्निक बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप आगे ध्यान में रखें। दूसरा उन्होंने बताया वर्क लाइफ मैनेजमेंट, हाउ टू मेंटेन वर्क लाइफ मैनेजमेंट। बहुत सारी आज की डेट के अंदर थ्योरीज आ रही हैं, 72 आवर्स अ वीक, 90 आवर्स अ वीक। बट अगर आप लोगों ने एक आनंद महिंद्रा जी का एक इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ द योर वर्क, आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान दीजिए। आपके जो काम करने की क्वालिटी है वो क्या है। किसी भी एम्प्लॉयर को 90 घंटे काम नहीं कराना है। हम सीएस भी अपने अगर ऑफिस के अंदर अगर हम देखें, तो हमें अपने स्टाफ को बिठा के रखने से मतलब नहीं है, हमें उनके काम को टारगेट बेस या टाइम बेस कंप्लीट करने से हमारा मतलब है। ठीक है। और फ्रेंड के साथ भी समय बिताइए। जैसे अभिषेक जी ने कहा, अगर सिंगल है तो आपका एक फैमिली जो टाइम है अपने फ्रेंड के साथ बिताइए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक सीए बन गए हैं, तो जो आपके जूनियर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो आपकी तरफ एक गाइड और मेंटोर की तरह देखते हैं, उनको भी गाइड करने के लिए टाइम निकालिए। जो आपने सोसाइटी से लिया है उसको सोसाइटी को वापस देने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर सोसाइटी के लिए भी टाइम होना चाहिए, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम होना चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए, और एम्प्लॉयर के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि भाई यू आर अर्निंग द मनी फ्रॉम देम। तो ये दो एरियाज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हाउ टू क्रैक द कैंपस प्लेसमेंट, हाउ टू मेंटेन द वर्क लाइफ मैनेजमेंट। दूसरा, अभी उत्तम जी का एक क्वेश्चन सुन रहा था कि मैं बहुत शाई हूँ जी, मैं सीए बन गई हूँ बट मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मैं क्या करूँ। देखिए, बातूनी होना सक्सेसफुल का एक मंत्र नहीं है। आप जो भी बोलें उसमें आपकी नॉलेज झलकनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। सब लोग अभिषेक जी को, धीरज जी को, मुझे, उत्तम जी को देखते हैं। हम लोग जो ये बोलना सीखे हैं, हम लोग 25 साल की प्रैक्टिस के बाद सीखे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई भी यंग लड़का जो अभी क्वालिफाई किया है वो हमारी तरह स्पीकर बन सके, हमारी तरह लोगों को गाइड कर सके। बिकॉज इसके पीछे टाइम भी इन्वॉल्व है, इसके पीछे एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है, इसके पीछे हमारे फेलियर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे हमारी सक्सेस भी इन्वॉल्व है। इन सारे फेलियर से टाइम के साथ हम लोग ये स्पीकर बने हैं और हम बोलना सीखे हैं कि हम लोगों को आज की डेट में किसी कागज की जरूरत नहीं है। आप कोई भी टॉपिक दो, हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टॉपिक पे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बोल चुके हैं। जैसे आपने कोई एक सेक्शन पढ़ा, कोई एक्ट पढ़ा, तो दूसरी बार आपको उसको समझना आसान हो जाता है, उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम सेक्शन पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, वो नया होगा। जब भी दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। जब तीसरी बार बनेंगे तो आप वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ऐसे ही एक्सपर्ट बनने का तरीका यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। धीरज जी ने बोला हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे, बोलना अपने आप आ जाएगा। जब फिर फर्स्ट केस कराने जाएंगे आप किसी आईटीओ पे, कमिश्नर पे, तो जहां पे जो आपका वो प्रेजेंटेशन रहेगा, नेक्स्ट केस में वो इंप्रूव होगा, थर्ड केस में और इंप्रूव होगा, और 5 साल के बाद जब एक टैग मिलता है सीए इंस्टीट्यूट से एफसीए का, इट मीन्स कि आप अब तक बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं। नाउ यू आर एफसीए फेलो। तो एसोसिएट अगर हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप में इंप्रूवमेंट आएगी। तो मेरे ख्याल से हमारे जो दोनों स्पीकर्स ने जो आज का टॉपिक चुना, और उत्तम जी जो मॉडरेटर जिन्होंने ये होस्ट किया, थैंक्स टू मॉडरेटर उत्तम मोदी जी, थैंक्स टू बोथ द स्पीकर्स अभिषेक जी एंड धीरज जी, जिन्होंने हमारी यंग जनरेशन को वो गाइडेंस दी जो शायद उनको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और मैं भाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सेमिनार में आऊं और अपने यंग फ्रेंड्स के साथ रूबरू होकर कुछ बात कर पाऊं। धन्यवाद उत्तम जी, ओवर टू यू। सर, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है मेरे पास, इसको क्वेश्चन ही जी। बोलूंगा। कि जैसा कि उत्तम जी और अभिषेक जी, धीरज जी ने बताया आपकी 97 ईयर की लेगेसी है, जी। क्या मैं आपको एज असिस्टेंट ज्वाइन कर सकता हूँ? एज अ, असिस्टेंट ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे यू आर डियर फ्रेंड ऑफ माइन यार, असिस्टेंट क्या।
नहीं, ये क्वेश्चन किसी अपने यंग मेंबर हैं, नहीं नहीं, उन्होंने ऑलवेज भेजा है। ऑलवेज वेलकम। देखिए, हम लोग हमेशा जो सोसाइटी से हमें मिला है, जो प्यार मिला है, जो फ्रेंड सर्कल से प्यार मिला है, हम उसको वापस देने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है। आज की डेट में हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे हर चीज हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं देखते, कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इफ एनी पर्सन, एनी सीए, किसी को गाइडेंस की जरूरत है, किसी को अपने सीवी बनाने में जरूरत है, किसी को रेफरेंस की जरूरत है, किसी को किसी भी सेक्शन में, मैं ये नहीं समझता कि वो मुझे ज्वाइन करे। इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी एक्ट इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, most welcome, they can contact any of us. We are love to advise them, love to help them, and love to mentor them. थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात कही कहीं ना कहीं आपने। और मैं यही चाहूंगा कि यंग चार्टर्ड मेंबर जो भी बने हैं, उनको कभी भी गाइडेंस की जरूरत हो तो वो कभी भी हमसे संपर्क करें, और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं आगे मतलब आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे बिल्कुल सही बात। रहें। थैंक यू। थैंक बिल्कुल। यू और अभिषेक जी। जो अभी कैंपस का पूरा हम बात कर रहे थे, मैंने डिटेल में राइटअप दिया है, CA abhishekjain.com पे, ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम आप किसी में, जैसे CA सर्कल मैंने बताया, CA अभिषेक जैन, आप यूट्यूब पे और फेसबुक आप धीरज शर्मा जी की लॉग इन पेज पे जाके इंफॉर्मेशन, जो हमारे नए आप सभी के बेनिफिट के लिए आने वाले प्रोग्राम्स हैं, वो आप अपडेट रह सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। उत्तम जी, वो टू यू फॉर फॉर्मल वाइंड अप। तो आज का सेशन जैसा कि अब हम लोग वाइंडिंग अप करते हैं विद थैंक्स। अभिषेक जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अमूल्य समय निकाला। वैसा ही धीरज सर, आपने अपना समय बेसिकली, मैं कहूँ धीरज सर अपनी एक बोर्ड मीटिंग छोड़ के हमारे साथ बैठे हैं कि छोटे भाइयों को गाइड करना है, छोटी बहनों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर। एंड थैंक यू अदीप सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और बच्चों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की। थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू थैंक्स अ सर। लॉट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you.